इक्वेशन पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा एक एक्टिविटी हम लोग एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग स्टडी करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक्टिविटी में है क्या। एक्टिविटी में हमारे पास इस एक्सपेरिमेंट में हमारे पास 3 टेस्ट ट्यूब हैं। कौन कौन से टेस्ट ट्यूब हैं? टेस्ट ट्यूब ए, टेस्ट ट्यूब बी और टेस्ट ट्यूब सी। अच्छा, तीनों टेस्ट ट्यूब में मैंने क्या डाल रखा है? आयरन नेल, लोहे की कील डाल रखा है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे तीनों टेस्ट ट्यूब में, ये वाले में भी मैंने लोहे की कील डाल रखा है, इसमें भी लोहे की कील डाल रखा है और इधर भी लोहे की कील डाल रखा है। ठीक है। पहले वाले टेस्ट ट्यूब में हम लोगों ने क्या भर रखा है? वाटर भर रखा है। पहले वाले टेस्ट ट्यूब में हम लोगों ने क्या भरा है? वाटर भरा है। दूसरे वाले टेस्ट ट्यूब में हम लोगों ने क्या भरा है? बॉइल्ड वाटर भरा है। और तीसरे वाले टेस्ट ट्यूब में हम लोगों ने क्या भरा है? एनहाइड्रस क्लोराइड। हमारा क्वेश्चन ये है कि कौन से टेस्ट ट्यूब में रखी हुई आयरन नेल में हमको रस्टिंग देखने को मिलेगा। तो देखिए इसका आंसर है टेस्ट ट्यूब ए में। ठीक है। अब टेस्ट ट्यूब बी और टेस्ट ट्यूब सी में जो है रखे हुए टेस्ट ट्यूब में आयरन नेल में रस्टिंग क्यों नहीं देखने को मिलती है। तो ध्यान से समझिएगा, क्योंकि टेस्ट ट्यूब बी में हम लोगों ने कैसा वाटर लिया है? बॉइल्ड वाटर। और बेटा एक चीज़ जान लीजिएगा आप लोग कि जब भी हम लोग बॉइल्ड वाटर लेते हैं, जब भी हम लोग क्या लेते हैं? बॉइल्ड वाटर लेते हैं, तो बॉइल्ड वाटर में आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन है वो नहीं पाई जाती है, एब्सेंट होती है। ठीक है। डिज़ोल्व ऑक्सीजन एब्सेंट होती है। जब ऑक्सीजन ही नहीं है तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो ही नहीं पा रहा होगा आयरन का। ठीक है, जिसके वजह से इसमें रस्टिंग देखने को नहीं मिल रही है। अच्छा, जो आप लोगों ने एक चीज़ और देखा, टेस्ट ट्यूब सी में मैंने क्या रखा है? एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। तो पहले एनहाइड्रस का मतलब समझिए। एनहाइड्रस का मतलब क्या है? जैसे हम लोगों ने मान लो Na2CO3.10H2O, ये हमारे पास एक कंपाउंड है, इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है। ये कैसा सॉल्ट है? हाइड्रेटेड सॉल्ट है। कैसा सॉल्ट है ये? हाइड्रेटेड सॉल्ट है। हाइड्रेटेड सॉल्ट क्या होता है? जब सॉल्ट में वाटर के मॉलिक्यूल रहेंगे तब हम इसे हाइड्रेटेड सॉल्ट कहेंगे। लेकिन अब क्या है कि मान लो हमने इसको ये ऐसा लिख दिया, यानी A2CO3 लिख दिया, तब यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल तो है नहीं, तब हम इसको क्या बोलेंगे? एनहाइड्रस, एनहाइड्रस सॉल्ट बोलेंगे। क्लियर हो गया इतना? तो एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड का रोल क्या होता है? एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड का रोल ये है कि जो मॉइस्चर होता है उस मॉइस्चर को ये एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इसमें मॉइस्चर रहेगा ही नहीं, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड एब्जॉर्ब कर लेगा। और इधर बॉइल्ड वाटर है तो यहाँ पे डिजॉल्व ऑक्सीजन रहेगी नहीं। अच्छा, जो पहली टेस्ट ट्यूब है, तो पहली टेस्ट ट्यूब में वाटर है तो वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन रहेगी, जिसके वजह से आयरन का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और हमको रस्टिंग देखने को मिल जाएगी। क्लियर हो गया? तो आप लोगों ने एक चीज़ देखा क्या? रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन क्या हो गया? केमिकल रिएक्शन हो गया। ठीक। इसके अलावा कुछ और केमिकल रिएक्शन क्या देखते हैं हम लोग? राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फलों का पकना, सोरिंग ऑफ मिल्क, दूध का खट्टा होना, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दही का बनना, डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, रेस्पिरेशन, रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। ठीक है, हम लोग ईंधन को जलाते हैं, कोयले वगैरह को जलाते हैं, तो वो भी क्या है? केमिकल रिएक्शन है। क्यों केमिकल रिएक्शन है? क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही है। इसके अलावा बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स इज ऑल्सो है केमिकल रिएक्शन। ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है? द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। माने ऐसा प्रोसेस जिसमें नया सब्सटेंस नई प्रॉपर्टीज़ के साथ फॉर्म होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? केमिकल रिएक्शन कहेंगे। अब केमिकल रिएक्शन एक जनरल अगर हम लोग देखें हैं तो यहाँ पे कार्बन, हम लोग एक यहाँ पे लिख लेते हैं एक जनरल केमिकल रिएक्शन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें लेफ्ट में लिख रखी है, जबकि कुछ चीज़ें मैंने राइट में लिख रखी है। तो ये जो लेफ्ट में लिखा है इसको हम लोग बोलेंगे रिएक्टेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? रिएक्टेंट। और जो लेफ्ट में, जो राइट में लिखा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट बोलेंगे। ठीक, प्रोडक्ट बोलेंगे। अच्छा, अब आप लोग देख रहे हो कार्बन बर्न हो रहा है, और कार्बन बर्न होने के बाद क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो नया सब्सटेंस बन रहा है जिसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है? डिफरेंट है भाई। ये तो सॉलिड है और ये क्या हो जा रहा है? गैस हो जा रहा है। ठीक है। तो अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट समझने की बारी है। रिएक्टेंट क्या होता है? जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? रिएक्टेंट्स कहेंगे। और जो सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड होते हैं केमिकल रिएक्शन के बाद उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? प्रोडक्ट कहेंगे। तो क्लियर हो गया? यहाँ से देखिए डिफिनेशन आप लोग देखो, रिएक्टेंट क्या है? द सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट।
and the product, the new substance which are formed as a result of chemical reaction are known as product। अब एक एक्टिविटी आप लोगों के एनसीईआरटी में दिया रखा है और उसको हम लोग यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। एक्टिविटी क्या है? एक्टिविटी ये है कि क्या होता है जब हम लोग मैग्नीशियम रिबन को एयर में बर्न करते हैं। किसको हमको बर्न करना? मैग्नीशियम रिबन को किस में बर्न करना? एयर में बर्न करना है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों से ये पूछा जाता है कि मैग्नीशियम रिबन को एयर में बर्न करने से पहले हम लोग इसको सैंड पेपर से रब क्यों करते हैं। तो क्यों इसको हम लोग रब करते हैं, तो रब करने का पर्पस क्या है? तो ध्यान दीजिए यहाँ पे कि मैग्नीशियम जो है जब ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो ये क्या बना लेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा। तो मैग्नीशियम रिबन पे या मैग्नीशियम के वायर पे किसकी लेयर जमी होती है? मैग्नीशियम ऑक्साइड की। और इसीलिए हम लोग उसको सैंड पेपर से रब करते हैं। तो सैंड पेपर से रब करने का मतलब क्या हो गया? हमारा पर्पस क्या हो गया? ताकि हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को रिमूव कर सकें। ठीक, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो आंसर लिखा हुआ है, क्या है? बिफोर बर्निंग इन एयर द मैग्नीशियम रिबन इज क्लींस्ड बाई रबिंग इट विथ अ सैंड पेपर। हम लोग इसको किससे रब करते हैं? सैंड पेपर से रब करते हैं। बाई बिकॉज ऑफ रिमूविंग द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्यों? ताकि हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को हटा सकें जो इसके सरफेस पे प्रेजेंट है। ठीक, तो इसका भी केमिकल रिएक्शन आप लोग देख लीजिए अगर देखना हो तो। यहाँ पे क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम हो जाएगा, ये ऑक्सीजन के साथ जो है रिएक्ट करेगा तो क्या बना लेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। यही मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बनी रहती है और सैंड पेपर से रब करने से मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर हट जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है हम लोग कैसे पहचानेंगे? तो देखो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? सबसे पहला है इवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर केमिकल रिएक्शन होगा तो गैस निकलेगी, प्रेसिपिटेट बनेगा, कलर चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज होगा और स्टेट चेंज होगी। तो देखो आप लोग कैसे याद कर सकते हो? कलर टेम्परेचर दोनों चेंज हो रहा है और स्टेट चेंज हो रही है। तीन ये चीज़ चेंज वाले टॉपिक में याद कर लेना, कलर, टेम्परेचर एंड स्टेट। और एक है इवोल्यूशन ऑफ गैस और दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। क्लियर हो गया? अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस क्या होती है। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस में हमको फिर से एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है और उस एक्टिविटी के बाद हमको जो है ये समझ में आ जाएगा। देखिए क्या है, हमारे पास क्या है? एक बीकर है। ठीक है, इस बीकर में हम लोगों ने क्या ले रखा है? इस बीकर में हम लोग ले रखा है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। क्या ले रखे हैं हम लोग? इसको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, H2SO4 डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेना है, या हम लोग और क्या ले सकते हैं? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले सकते हैं। और इसमें हमको क्या डाल देना है? जिंक के ग्रेन्यूल्स डाल देने हैं, जिंक के टुकड़े डाल देने हैं। जब आप लोग इतना डाल दोगे तो देखोगे क्या कि कुछ जो है हमको गैस निकलती हुई दिखलाई देगी और ये गैस किसकी होगी? हाइड्रोजन गैस होगी। ठीक है, तो अब हम लोग रिएक्शन देख लेते हैं। रिएक्शन क्या है कि जब जो है जिंक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है? जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस निकल रही है तो ये क्या हो गया? एक कैरेक्टरिस्टिक हो गया, यहाँ पे गैस का इवोल्यूशन हो रहा है। एक और रिएक्शन देखते हैं जिसमें क्या है? मैग्नीशियम HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है। आप लोग देखोगे मैग्नीशियम यहाँ पे किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है और क्या बना ले रहा है? मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बना ले रहा है। ठीक, नेक्स्ट एक और केमिकल रिएक्शन आप लोग देख लो यहाँ पे। वो केमिकल रिएक्शन क्या है? सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो NaCl क्या बन जाएगा? NaCl। और यहाँ से एक ऑक्सीजन निकल जाएगा तो ये क्या बना देगा? कार्बन डाइऑक्साइड बन जा रहा है। ये एक ऑक्सीजन किसके साथ जा कर के जुड़ जा रहा है? ये एक ऑक्सीजन जा कर के जुड़ जाएगा हाइड्रोजन के साथ। तो ये जब हम लोग बैलेंस करेंगे तो बन जाएगा H2O। तो आप लोगों ने देखा क्या कि जब सोडियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो साल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, कौन सी गैस रिलीज हो रही है ये भी ध्यान देना है। कौन सी गैस रिलीज हो रही है? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो देखो ध्यान से, प्रेसिपिटेट क्या होता है? जैसे आप लोगों ने देखा होगा जब ये बीकर ले लो, बीकर में आप लोगों को क्या डाल देना है? चॉक डाल देना है। क्या डाल देना है? चॉक। जैसे ही चॉक डालोगे तो आप कुछ समय बाद देखोगे तो बेस पे कुछ सॉलिड सब्सटेंस जो है बैठ जाएगा जो कि सॉल्यूशन से अलग हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट क्या हो गया? और द सॉलिड प्रोडक्ट
विच सेपरेट आउट फ्रॉम द सोल्यूशन। ऐसा सॉलिड प्रोडक्ट जो कि सोल्यूशन से सेपरेट हो जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट। इसको शॉर्ट में पीपीटी लिख सकते हो। तो प्रेसिपिटेट क्या हो गया, आर द सॉलिड प्रोडक्ट विच सेपरेट आउट फ्रॉम द सोल्यूशन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। अब हमको यहाँ पे एक एक्टिविटी और परफॉर्म करके देखनी है कि जो कि हमको ये प्रूव कर रही है कि प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है। क्या करना है, आपको टेस्ट ट्यूब लेना है, ठीक है। क्या करना है, यहाँ पे टेस्ट ट्यूब ले लेना है। ये देखो, ये एक टेस्ट ट्यूब आप लोगों ने ले लिया, और इस टेस्ट ट्यूब में आपको पोटेशियम आयोडाइड ले लेना है, ठीक। और पोटेशियम आयोडाइड लेने के बाद साथ ही इसमें आपको क्या डाल देना है, लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस लेड नाइट्रेट डालना है। जैसे ही लेड नाइट्रेट डालोगे तुरंत जो है येलो कलर जो है यहाँ पे दिखलाई देगा। ये येलो कलर क्यों दिखलाई दिया, ये येलो कलर इसलिए दिखलाई दिया क्योंकि यहाँ पे लेड जो है ये आयोडाइड के साथ रिएक्शन कर ले रहा है। तो क्या बना ले रहा है, PbI बना ले रहा है, लेड आयोडाइड बना ले रहा है। तो ये जो येलो कलर का प्रेसिपिटेट बन रहा है ये क्या है, लेड आयोडाइड है। ये किस कलर का होगा, येलो कलर का होगा। तो समझ में आया इतना। बाकी बच क्या रहा है, के और NO3, तो क्या बन जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट। तो यहाँ पे आप लोग रिएक्शन में देख सकते हो, रिएक्शन में क्या है, पोटेशियम जो है, पोटेशियम आयोडाइड लेड नाइट्रेट, जब रिएक्शन कर रहे हैं तो लेड आयोडाइड PbI2 बना ले रहे हैं और पोटेशियम नाइट्रेट बना ले रहे हैं। और PbI2 जो लेड आयोडाइड बन रहा है उसका कलर क्या है, येलो कलर है। क्लियर हो गया आप लोगों को। चलो अब हम लोग एक और रिएक्शन यहाँ पे देखते हैं जो कि हमको ये दिखलाता है कि प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है। इसमें क्या करना है कि बेरियम क्लोराइड को जब हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड में ऐड करते हैं, ठीक है, हमारे पास क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4 है, और H2SO4 में आपको क्या ऐड कर देना है, बेरियम क्लोराइड। जब बेरियम क्लोराइड ऐड कर दोगे तब क्या हो जाएगा, BaSO4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, BaSO4। BaSO4 जो है ये नीचे बैठ जाएगा, ठीक है। BaSO4 जो है नीचे बैठ जाएगा और ये देखो ये कुछ इस तरीके से रहेगा। इसका कलर क्या रहेगा, वाइट रहेगा, ठीक है। किस कलर का रहेगा, ये वाइट रहता है। यहाँ पे वाइट तो नहीं दिख रहा है, चलो मैं लिख देता हूँ ब्लैक कलर से, ठीक है। वाइट कलर रहेगा। क्लियर हो गया। तो वाइट कलर का जो है प्रेसिपिटेट बनेगा जो कि किसका रहेगा, बेरियम सल्फेट का रहेगा। तो रिएक्शन हम लोग देखते हैं। रिएक्शन क्या है कि सल्फ्यूरिक एसिड बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो बेरियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन रहा है। और बेरियम सल्फेट किस कलर का बनता है, प्रेसिपिटेट वाइट कलर का, ठीक। चलो अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, चेंज इन कलर, जो कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। चेंज इन कलर में क्या करना है, आपको टेस्ट ट्यूब ले लेना है, ठीक है। टेस्ट ट्यूब ले लेना है और क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा रखा होगा KMnO4, ठीक है। KMnO4 ये किस कलर का रहता था, पर्पल कलर का रहता था। KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट जिसका नाम है, पर्पल कलर का होता था। अच्छा अब हमको यही करना है कि टेस्ट ट्यूब लेना है, टेस्ट ट्यूब में पोटेशियम पर मैग्नेट का सोल्यूशन ले लेना है और इसमें नींबू डाल देना है। क्या डाल देना है, नींबू डाल देना है। तो हमने क्या बताया कि इसका कलर क्या है, पर्पल है, हाँ। इस पर क्या करना है, नींबू डाल देना। अब नींबू नहीं डालना है, बल्कि जब आप लोग जो है इस पर सिट्रिक एसिड, भाई नींबू में क्या पाया जाता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है ना। तो नींबू में जब आप लोग यहाँ पे आप लोग देखो, यहाँ पे KMnO4 लिया हम लोगों ने, KMnO4 किसका, इसका कलर क्या था, पर्पल था, ठीक है। अब आप लोग को क्या करना है, नींबू डाल देना। नींबू नहीं बल्कि मैंने क्या कहा, नींबू में क्या पाया जाएगा, सिट्रिक एसिड पाया जाएगा। जब सिट्रिक एसिड इसमें ऐड करोगे तो ये जो पर्पल कलर है ये डिसअपियर हो जाएगा, मतलब ये कैसा हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, सिट्रिक एसिड एडेड इन पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4, तो क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है, पर्पल कलर इसका गायब हो जाएगा। ये एक्सपेरिमेंट से भी देख सकते हो। इसी तरीके से आपको एक और जो है यहाँ पे एक्सपेरिमेंट देखना है। क्या है एक्सपेरिमेंट, टेस्ट ट्यूब है और टेस्ट ट्यूब में हम लोगों को क्या ले लेना है, K2Cr2O7 जिसको बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। और इस पोटेशियम डाइक्रोमेट में हमको कौन सी गैस पास करनी है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास करनी है। पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर कैसा होगा, ऑरेंज कलर होगा, ठीक है। जब इसमें हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं तो ये ऑरेंज से किस में चेंज हो जाता है, ग्रीन में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, ग्रीन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे पूरा ग्रीन कलर बन जाएगा, ठीक। तो आप लोगों ने देखा क्या यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है, तो ये भी केमिकल रिएक्शन का ही एग्जांपल हो गया। तो सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड इट चेंजेस टू फॉर्म अ ग्रीन कलर। क्लियर हो गया। चलो अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर कैसे चेंज होता है,
जैसे कभी आप लोगों ने देखा होगा, जब कांच के ग्लास ले लो और इस कांच के ग्लास में पानी ले लो, ठीक है, और पानी ले लो और यहाँ पे क्या डाल देना है आपको, कैल्शियम ऑक्साइड डाल देना है। क्या डाल देना है आपको, कैल्शियम ऑक्साइड, CaO डाल देना है, ठीक है। इसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं, इसका केमिकल नेम क्विकलाइम लिख सकते हो, ठीक है ना, क्विकलाइम। इसके अलावा केमिकल नेम इसका क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक। क्लियर हो गया आपको। अब देखो यहाँ से जब आप लोग इतना डाल दोगे पानी में, कैल्शियम ऑक्साइड डाल दोगे, कुछ देर बाद आप गिलास को टच करोगे, जो है जब गिलास को यहाँ पे बाहर से टच करोगे तो आपको जो है हॉट फील होगा। क्यों फील होगा, क्योंकि एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या कहेंगे, ये कैसा प्रोसेस है, चूँकि हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है। रिएक्शन आप लोग यहाँ पे समझ सकते हो, कैल्शियम ऑक्साइड है, वाटर के साथ रिएक्शन कर ले रहा है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना ले रहा है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग क्या कहते हैं, स्लेग्ड लाइम, ठीक। कैसा रिएक्शन हो रहा है, एक्सोथर्मिक। तो वही टेम्परेचर चेंज हो रहा है कि नहीं, टेम्परेचर पहले नॉर्मल था, अब टेम्परेचर बढ़ गया। इसी तरीके से जब जिंक को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में, जो कि आप लोगों ने सबसे पहला वाला रिएक्शन देखा था इवोल्यूशन ऑफ गैस का, तो जिंक को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में ऐड करते हो तो क्या बनता है, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। ये भी कौन सा प्रोसेस होगा, एक्सोथर्मिक होगा। इसके अलावा जब आप लोग बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, इसको नौसादर भी कहते हैं, बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड को मिलाओगे तो क्या बन जाएगा, बेरियम क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अमोनिया गैस बनेगी, इसके अलावा वाटर बनेगा। ये कैसा प्रोसेस होगा, एंडोथर्मिक होगा। मतलब यहाँ ये जैसे टेस्ट ट्यूब में आप लोगों ने क्या किया, ये टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में आप लोगों ने क्या किया, बेरियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, हाँ। बेरियम हाइड्रोक्साइड लेने के बाद बाहर से आप लोगों ने इसमें क्या मिला दिया, अमोनियम क्लोराइड मिला दिया, NH4Cl मिला दिया। अब टेस्ट ट्यूब को जब आप लोग छुओगे ना तो ठंडा ठंडा फील होगा, ठीक है। तो ये कैसा रिएक्शन हो गया, एंडोथर्मिक। तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये भी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं केमिकल रिएक्शन का, ठीक है। इसके अलावा स्टेट भी चेंज हो जाती है। अब स्टेट कैसे चेंज होती है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कभी कैंडल वगैरह को जलाओ तो कैंडल को जलाने के बाद क्या होता है कि वो जो सॉलिड होता है वो किस में चेंज होता है, लिक्विड में चेंज हो रहा है। तो ये भी क्या है, केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है। बाकी फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था, तो इसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। आप लोग रीड कर लीजिएगा, अगर कुछ डाउट होता है तो हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, केमिकल इक्वेशन है। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, अब ध्यान दीजिए। केमिकल इक्वेशन जैसे अगर मान लो मैंने एक रिएक्शन लिखा, क्या, हाइड्रोजन हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, किससे रिएक्शन कर रहा है, ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। किससे रिएक्शन कर रहा है, ये ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है। क्या बनाता है, वाटर बनाएगा, ठीक। अब देखो इसको जब आप लोग, हाइड्रोजन का फॉर्मूला EH2, ऑक्सीजन का फॉर्मूला O2, वाटर का फॉर्मूला EH2O। तो जो केमिकल रिएक्शन होता है जब हम उसको सिंबल से, ठीक है ना, या फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं, तब हम इसे क्या कहेंगे, केमिकल इक्वेशन कहेंगे। ये हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है, और जब हम इसको फार्मूला या सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसी को क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो केमिकल इक्वेशन का डिफिनीशन देख लीजिए। द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फार्मूला ऑफ द सब्सटेंसेस इन्वॉल्व इन इट, जो कि इसमें इन्वॉल्व होते हैं, इज़ नोन एज केमिकल इक्वेशन। क्लियर हो गया। अब देखो पेपर में आप लोगों को कैसे दे दिया जाता है, इसमें जैसे नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन एंड मॉलिबेडनम, एमओ को बोलते हैं मॉलिबेडनम, ठीक है। तो क्या बना ले रहा है, अमोनिया बना ले रहा है। अब इसी चीज़ को आपको कह देगा कि केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखो, तो पहले N2 लिखना है, फिर H2 लिखना है, फिर NH3, ठीक। एक और रिएक्शन देख लो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। ये देखो यहाँ पे अभी हम लोगों ने हाल ही में देखा था। अब देखिए ये इस तरीके से कुछ आप लोगों को लिखा हुआ मिल सकता है यहाँ पे, क्या है, जिंक मेटल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। और इसको केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में चेंज करो, या तो इस तरीके से लिखा हुआ मिल जाएगा, या ऐसे लिखा जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। तो आपको इसको सिंबल और फॉर्मूला में रिप्रेजेंट करके केमिकल इक्वेशन लिखना है, ठीक है। क्लियर हो गया।
कुछ रिएक्शन और यहाँ पे दिए गए हैं, उसको भी आप लोग देख लो जो है वो क्या है। बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विथ जिंक सल्फेट टू फॉर्म जिंक क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट। देख सकते हो यहाँ पे ये सब केमिकल इक्वेशन है। तो बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं? देखिए बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो है क्या है, a chemical reaction in which atom of different elements in the reactant and product are same। रिएक्टेंट जो मैंने लेफ्ट साइड में देखा था, प्रोडक्ट जो मैंने राइट साइड में देखा था। जब इसमें जो है एटम अगर दोनों तरफ सेम होते हैं, अगर मान लो रिएक्टेंट में मैंने 2 एटम लिखे तो प्रोडक्ट में भी मैंने कितने एटम लिख दिए? 2 एटम लिख दिए। तो जब जो है एटम्स जो होते हैं डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के, जैसे रिएक्टेंट में हाइड्रोजन हो गया, वाटर हो गया, क्या बना ले रहा है? H2O बना ले रहा है। एक यहाँ पे देखिए जो है, और अब यहाँ पे हाइड्रोजन, अब देख रहे हो यहाँ पे 2 है, इधर हम लोग देख रहे हैं ऑक्सीजन सिंगल है, तो 2 ऑक्सीजन हम लोगों ने लगा दिया। अभी हाइड्रोजन कितना हो गया? 2 2 जब 4, तो अब हम लोगों ने 2 यहाँ पे लगा दिया। ठीक, तो अब जो हाइड्रोजन है ये एलिमेंट का आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, क्या बना ले रहा है? वाटर बना ले रहा है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स और वो जो है सेम रहते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, तब हम इसे क्या कहेंगे? बैलेंस और केमिकल रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, तो एक यहाँ पे देख सकते हो रिएक्शन, जैसे यहाँ पे बैलेंस करके आपको दिखलाया गया है, 2KClO3 2KCl + 3O2। ठीक है, तो ये कुछ सिग्निफिकेंस होते हैं बैलेंस केमिकल रिएक्शन के, या हम लोग देखते हैं क्या सिग्निफिकेंस होते हैं। इससे हमको ये मालूम चल जाता है कि जो रिएक्टेंट्स होते हैं और प्रोडक्ट्स होते हैं उनका नाम क्या है। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके वाटर बना ले रहे हैं, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो गया। ठीक, इसके अलावा हमको क्या मालूम चल जाता है? रिलेटिव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। कितने मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं? जैसे यहाँ पे 2H2O + O2 2H2O बन रहा है, तो कितने मॉलिक्यूल यहाँ पे रिएक्ट कर रहे हैं? 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और इसके अलावा और हमको क्या मालूम चल जाते हैं? नंबर ऑफ मोल्स भी मालूम चल जाते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के। भाई 2 मोल भी हैं, यहाँ पे 2 मोल है, यहाँ पे 1 मोल है, यहाँ पे 2 मोल है। ठीक, अच्छा, इसके अलावा क्या मालूम चल जाता है? रिलेटिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट बिकम नोन टू अस। रिलेटिव मासेस क्या है? जो उनका मास होगा, हाइड्रोजन का मास, जैसे ऑक्सीजन का मास 16 होता है, हाइड्रोजन का मास 1 होता है, तो हमको रिएक्टेंट प्रोडक्ट में मास भी मालूम चल जाता है। इसके अलावा रिलेटिव वॉल्यूम, रिलेटिव वॉल्यूम क्या है भाई? 2H2 + O2 क्या बना ले रहा है? 2H2O बना ले रहा है, तो रिलेटिव वॉल्यूम क्या है? 2 वॉल्यूम है, यहाँ पे कुछ नहीं है आगे, तो कितना वॉल्यूम हो जाएगा? 2 वॉल्यूम हो जाएगा, यहाँ पे 1 वॉल्यूम हो जाएगा, यहाँ पे 2 वॉल्यूम हो जाएगा। तो वो रिलेटिव वॉल्यूम भी मालूम चल जा रहे हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के। क्लियर हो गया आप लोग को इतना? चलो, टू मेक रिएक्शन इन्फॉर्मेटिव। अब हम लोग अपने रिएक्शन को इन्फॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं? इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए यहाँ पे 3 चीज़ें ध्यान रखनी है: फिजिकल स्टेट, हीट चेंज और कंडीशन अंडर विच द रिएक्शन टेक्स प्लेस। देखिए फिजिकल स्टेट, जैसे हमने कोई रिएक्शन लिखा है, यहाँ पे जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है, क्या बना रहा है? जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बना ले रहा है। तो एक चीज़ ध्यान दो, जो है जिंक कैसा था? सॉलिड था ना, तो मैंने उसके लिए क्या लिख दिया? यस लिख दिया। सल्फ्यूरिक एसिड, अब AQ का मतलब क्या है? AQ का मतलब होता है एक्वस, ठीक है ना। AQ का मतलब क्या होता है? एक्वस होता है, एक्वस हो गया। ठीक, और अगर ये सॉलिड होता तो सॉलिड के लिए तो मतलब अगर सॉलिड जिंक के लिए हम लोग लिखते हैं तो सॉलिड के लिए यस लिखेंगे शॉर्ट में, ठीक है। और अगर कोई चीज़ लिक्विड है तो लिक्विड के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? यल लिखेंगे। गैस है तो गैस के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? जी लिख सकते हैं, ठीक है। जी इस स्मॉल में होता है, ठीक। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा क्या कि फिजिकल स्टेट हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देख सकते हो कुछ फिजिकल स्टेट, जैसे जिंक है। अब जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है, जिंक सल्फेट और वाटर बना रहा है। और एक्वस का मतलब क्या हो गया? एक्वस का मतलब हो गया जब जो है सल्फ्यूरिक एसिड भाई डाइल्यूट था ना। डाइल्यूट का मतलब सल्फ्यूरिक एसिड में क्या मिला था? वाटर मिला था। और जब किसी चीज़ में वाटर मिला रहेगा तो अब हम इसके लिए क्या टर्म यूज़ करेंगे? एक्वस।
इसी तरीके से एक और रिएक्शन यहाँ पे देख सकते हो जो है H2Cl2 क्या बना ले रहा है 2HCl। भाई H2 गैस होती है, क्लोरीन भी गैस है, और क्या बना ले रहा है 2HCl। इसी तरीके से बेरियम क्लोराइड एक्वस रहेगा, मतलब कि ये पानी में डिजॉल्व है। सोडियम सल्फेट पानी में डिजॉल्व है, तभी एक्वस लिखा है। बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट बन रहा है। एक चीज़ ध्यान देना, प्रेसिपिटेट के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, सॉलिड लिखते हैं। सोडियम क्लोराइड ये डिजॉल्व रहेगा वाटर फॉर्म में, वाटर में ही, इसीलिए इसको हम लोगों ने क्या लिखा है, एक्वस लिखा है। ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसा होगा, एक्वस रहेगा। ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो पानी में डिजॉल्व होकर के बनता है ना, तो एक्वस हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहेगी। कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड होगा। ठीक। प्रेसिपिटेट बनता है ना, और वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा लिक्विड फॉर्म में। अच्छा, हीट चेंज। अब देखिए हीट चेंज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हीट प्रोड्यूस हो रही है, जैसे मैंने कहा था कि जो क्विक लाइम है,